वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो श्वेता, संकल्प, दीपक, रवि, जाटव, ऋषि, दिन हु औलादया, बाकी तो स्क्रीन से ही बाहर निकल गया। माई स्क्रीन कैन हैव ओनली 1 2 3 4 5 नेम्स। नीचे परमजीत, राजीव, दीपक, राम मोहन, अभिषेक। ओके, हाँ, ये बताओ आवाज़ आ रही है हमारी? और अगर आवाज़ आ रही है तो ये बताओ कल हम लोग कहाँ पे थे? टुडे इज फॉग सर, विनित। अतुल शर्मा, क्या दिल्ली आना जरूरी है? जबकि मोस्टली पार्ट जीएस का कंप्लीट हो गया है। शशिकांत, नारायण, वेद प्रकाश, सर्वेश, विनीत, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। अतुल शर्मा, मेरा ये मानना है ना कि एजुकेशनली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर आप घर पे हो और वहाँ पर बहुत शांति है और पढ़ने का माहौल है तथा आपके दोस्त यार भी जो आपके आसपास हैं वो लोग भी पढ़ाई की ही बात करते हैं और किसी भी तरह का मानसिक प्रदूषण नहीं मिल रहा है वहाँ पर, तब बहुत अच्छा है। क्योंकि वहाँ तुम्हारा फूड और चाय और ये सब का अगर अरेंजमेंट है घर में ही, तो समझो कि आपने दिन में 3 घंटे 4 घंटे तो सेव वैसे ही कर लिए, तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन 2 चीज़ें हैं, अगर आप 4 घंटा वहाँ सेव कर रहे हो लेकिन 3-4 घंटा सामाजिक या पारिवारिक चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हो, या आपका ब्रेन बार बार हिट हो जा रहा है पारिवारिक सामाजिक चीज़ों में, क्योंकि अगर मुझे अंटार्कटिका में रखा जाएगा तो मुझे ठंड लगेगी, विषुवतीय प्रदेश में रखा जाएगा तो गर्मी लगेगी। उसके अनुसार भी ब्रेन काम करता है, उसके अनुसार भी सोच बदलती है। थोड़ा सा ये है मुखर्जी नगर का कि यहाँ पे चारों तरफ किताबें बिक रही है, स्टूडेंट्स घूम रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, न्यूज़पेपर्स मटेरियल अवेलेबल्स है, तो एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे ज़रूर मिलता है। और इससे भी बढ़िया एनवायरनमेंट मिलता है आपका कहाँ? आपका मिलता है करोल बाग एरिया में, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम का पूरा बेल्ट है और जहाँ से आईएएस वास्तव में लोग बनते हैं। तो अगर हिंदी माध्यम के छात्र मुखर्जी नगर में दाना पानी छोड़ करके करोल बाग, लेकिन बहुत महंगा है यार, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत महंगा है वहाँ पे। स्टूडेंट्स वहाँ बिल्कुल तो ये तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था कि तुमको जज करना होगा कि कैसे क्या करना है। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, आज 5-7 मिनट आप लोग का प्रश्न ही लिया जाएगा। पहले किस तरह का वर्क है श्वेता, पहले ये बताओ कि दिल्ली में लड़कियां वर्क के साथ यूपीएससी कर पाएंगी? दिल्ली में ही लड़कियां कर पाती हैं। वर्क के साथ का मतलब क्या है आपका? अपना हाउस वर्क का आप बता रहे हो या फिर वर्किंग प्लेस कहीं जॉब है उसका बता रहे हो? किस चीज़ की बात कर रहे हो ये तो समझ में नहीं आया ना। गुड मॉर्निंग सौम्या, आलिशा खान, दीपक,
तो वर्किंग क्या है ये मुझे बताओ पहले। दीपक लिख रहे हैं हम लोगों को ग्रुप में ऐड कर देते तो आपस में डाउट को क्लियर कर सकते थे। मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था ग्रुप में, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, फिर वो आपस में डाउट क्लियर करने की क्या जरूरत है। तुम अभी अगर डाउट लिख के भेजोगे तो क्या हम क्लियर नहीं करेंगे। प्राइवेट वर्क के साथ मतलब प्राइवेट जॉब के साथ, प्राइवेट जॉब के साथ क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। गायत्री भार्गव गुड मॉर्निंग। गजेंद्र गुड मॉर्निंग। सुरजीत सिंह ठाकुर, आपने अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बनाया। अगर मेरी बात एक बात मान लोगे ना आप लोग, तो ब्रेन सबका पावरफुल बराबर होता है, किसी का ब्रेन कमज़ोर नहीं होता है। सवाल यह है कि उसको यूज़ कैसे कर रहे हो। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो अगर हम बस ब्रेन को यूज़ करने लगे कि स्टूडेंट का काउंसलिंग कैसे करें, स्टूडेंट का एडमिशन कैसे बढ़ाएं, स्टूडेंट के साथ बैठ करके कैंपेनिंग करें और इंस्टीट्यूट, तो मेरे पास कहाँ टाइम होगा कि हम अपने ऊपर ध्यान दें और अपने शिक्षण या अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। या फिर मान लो हम ब्रेन लगाने लगें कि राजनीति में क्या हो रहा है, या फिर ब्रेन लगाने लगें किस कहाँ युद्ध चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो फालतू की चीज़ें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। जो लेजरली आवर्स होता है उसमें ब्रेन को म्यूजिक में लगाते हैं। कल रोजर फेडरर का गेम देख रहे थे, फिर से दोबारा रिवाइज कर रहे थे, तो कभी अपने सौरव गांगुली और तेंदुलकर वाले एरा का मैच देखने लगते हैं, तो कभी तो इन चीज़ों से ब्रेन सही रहता है। कभी राज कपूर की फिल्म देखने लगते हैं, कभी किसी के लाइफ के बारे में पढ़ने लगते हैं। तो ये एक तरीका होता है ब्रेन मैनेजमेंट का, क्योंकि ब्रेन अगर का प्रबंधन अगर आप सही कर रहे हो, तब आप अपने बुद्धि पे नियंत्रण, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण, अपने सब चीज़ पे नियंत्रण आप विकसित कर सकते हो। तो ब्रेन सबका बराबर है सुरजीत, और बस अंदर से शांत रहा करो। और एक ही फॉर्मूला है, जो कुछ भी सामने हो उसका तारीफ करना है। फूड है, फूड के लिए भी दो अच्छे शब्द कहना। फोन पे आप बात कर सकते हैं। तो अभी एक एक करके प्रश्न ले रहे हैं। सर मैं घर से कुछ दूर अगर मेरा रूम है और मैं वहाँ शिफ्ट कर जाऊँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अतुल शर्मा। टाइम मैंने संकल्प लिख रहा है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल होता है जॉब के साथ, इट्स चैलेंजिंग। सर बिल्कुल होता है यार। टाइम तो मुझे लगता है कि क्लास भी आप करते हो ना, तो क्लास के अलावा 6 घंटा टाइम तो कम से कम सेल्फ स्टडी का पर डे निकलना ही चाहिए। और 6 घंटा निकालना, फिर 6 घंटा सोना, फिर 6 घंटा का क्लास, बहुत टाइम नहीं रह जाता है। फिर 6 घंटे का जॉब। लाइफ तो थोड़ा है लेकिन चैलेंजिंग है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आईएएस बनने के बाद ये सब चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनना सब लोग मेरी बात। आज जिसको आप चैलेंजेस कह रहे हो ना, कठिन लग रहा है ना, ये बाद में तुमको लगेगा कितना आसान था सब कुछ करना। अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से, वहाँ तो ज़िंदगी ऐसी बुरी तरह बंधेगी ना और इतना लोड बढ़ेगा। गजेंद्र का प्रश्न है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गजेंद्र, एफर्ट कहाँ लेना है वो हम बताते हैं। जैसे मान लो आइलैंड आर्कोरोजिनी है या कॉर्डिलेरा है, तो इस तरह कॉर्डिलेरा है, अब उसमें आपको लिखना होगा खुद से, क्योंकि हमने उसके कॉन्सेप्ट को बता दिया, डायग्राम बना दिया। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो ना, तो आपको बस 2 ही लाइन लगता है कि जैसे सर ने 2 ही लाइन पढ़ाया। ऐसा नहीं है 2 लाइन पढ़ाया, आपको लिखने नहीं आ रहा है, आप उस चीज़ को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हो।
तो या नोट्स में जो लिखा रहता है बस उतना ही ब्रेन में आपका रहता है, उसको एक्सपैंड कैसे करना है ये आर्ट आपको सीखना होगा। तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी कैसे बनाए गायत्री? देखो कभी भी पढ़ाई में कंटिन्यूटी किसी का नहीं बन पाता, ये एक मीथ है। बल्कि आप जब पढ़ाई का अपना रूटीन बनाते हो तो उस रूटीन में कहीं ना कहीं गेम्स एंड स्पोर्ट्स को, कहीं ना कहीं योगा को, कहीं ना कहीं हॉबी को, हॉबी में कुकिंग है या कुछ भी है, जो भी है आपका हॉबी, सबको इंक्लूड करके पढ़ाई का रूटीन बनाया जाता है। सिर्फ पढ़ने का रूटीन बनाने में तो खैर वो कभी संभव है ही नहीं, वो रूटीन तो ब्रेक हो ही जाएगा। कॉन्टिन्यूटी इसलिए बनाना होगा क्योंकि आपको पूरा एक टारगेट बनाना होगा कि मुझे ये नेक्स्ट 5 डेज में ऐसा करना है, उसके नेक्स्ट 5 डेज में ये करना है। और नहीं अगर हो रहा है तो उसमें से अगर 60% भी होता है तब भी आप अच्छा करने लगते हो। इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। और जहाँ 2 प्लेटों का कन्वर्जन होता है वहाँ वोल्केनो क्यों नहीं आता? अरे जहाँ 2 प्लेटों का कन्वर्जन होता है उसके जहाँ टकरा रहा है 2 प्लेट, उसके थोड़ा सा आगे तो ज्वालामुखी आ ही रहा है, फिर वही ज्वालामुखी पीछे भी हटने लगता है। दोबारा अभी बताएंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इसलिए हमारे क्लास के अलावा कुछ बहुत विशेष नहीं करना होता है। थोड़ा बहुत अगर देख सकते हो तो कोई भी एक किताब सविंदर सिंह देख लिया या बुकलेट में देख लिया। बुकलेट से बहुत कई गुना बेहतर तुम्हारा क्लास नोट्स है। कई बार हम गुस्से में भी अच्छे लगते हैं। गुस्सा वो बनावटी होता है रे, वो बनावटी इसलिए होता है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम गुस्सा दिखाएंगे तो सामने स्टूडेंट सब डिसिप्लिन में आ जाएगा और सीरियस रहेगा और हमारे एंगर से डरेगा थोड़ा सा, तो कुछ उटपटांग बातें नहीं करेगा। इसलिए वैसा रूप कई बार बनाना पड़ता है, स्टाफ पर भी करना पड़ता है और स्टूडेंट पर भी करना पड़ता है। कई बार एक्टिंग करना पड़ता है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उन लोगों को लगे कि ये काम करना बहुत ज़रूरी था और हमने नहीं किया, या स्टूडेंट को लगे कि ये अनुचित है, सर को इससे नाराज़गी हो रही है तो ये ऐसा नहीं करना है। तो वो समझो एक एक्टिंग है और कुछ नहीं है। पी दयाल पढ़ो ना यार, पी दयाल तो सविंदर सिंह से भी अच्छी किताब है। पी दयाल को ही पढ़ना है। सविंदर सिंह तो हमने इसलिए कहा क्योंकि सब लोग रखते हैं सविंदर सिंह, तो मैंने कह दिया। पी दयाल वाली किताब में तो जियोमॉर्फोलॉजी ज़्यादा एक्सप्लेन्ड है और नोट्स की तरह मिलेगा आपको। नोट्स तो बहुत अच्छे हैं गजेंद्र, अगर उसको आप समझ लो तो इतना कुछ तो किसी किताब में है ही नहीं। अभी तुम कंपैरिजन तो करना नोट्स का बंद कर दो। इसी नोट से लगभग पूरा भारत पढ़ा रहा है, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें ले करके इंग्लिश मीडियम के सारे टीचर कॉपी कर रहे हैं, किए हैं पहले भी। फिर भी अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? हम बिल्कुल छोटे से गांव में हैं, कभी कभी लगता है कि यहाँ से कैसे पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। पहले का युग थोड़े ना चल रहा है। पहले लोग तुम्हारा एक उदाहरण सुनो दीपक, लोग पहले क्या सोचते थे कि हम रेलवे स्टेशन जाएंगे तब टिकट कटेगा। अब पॉसिबल है ना, गांव में बैठ करके टिकट कट रहा है ना। फिर इसी तरह से पहले लोग एक रेलवे टिकट के लिए सुबह उठ करके घंटों लाइन में लगते थे और क्या क्या नहीं होता था। अब देखो सब कुछ ऑनलाइन है, आप टिकट कटाइए अपना निकलिए। तो ये तो संवहनीय कोशिकाओं में द्रव्यमान संचरण की प्रक्रिया नहीं समझ पा रहे।
संवहनीय कोशिकाओं में द्रव्यमान संचरण क्यों नहीं होगा? मान लो कि पहले समझो ऐसे कि हीट ट्रांसफ़र होना है। अब हीट ट्रांसफ़र होना है तो सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होना है, तो सॉलिड में हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है? कंडक्शन के द्वारा। तो कंडक्शन में तो मास द्रव्यमान का संचरण नहीं होता है। लेकिन रेले कहते हैं कि अगर तापमान इतना अधिक हो जाए तो जो सॉलिड है वही लिक्विड हो जाएगा, और वही लिक्विड फिर ऊपर उठ करके संचरण करने लगता है। बिल्कुल सौम्या, कोशिश करते हैं, लेकिन ऑलवेज याद रखो कि हम आपके लाइफ में सिर्फ एक ऑप्शनल के टीचर बन करके आए हैं, और यूपीएससी में ऑप्शनल का रोल और ज्योग्राफी का रोल तो चलो 1000 नंबर का होगा। आपके लैंग्वेज को प्रभावित करेंगे, आपके विचार को प्रभावित करेंगे, आपके पर्सनैलिटी को प्रभावित कर देंगे, आपका ऑप्शनल तैयार करा देंगे। लेकिन इसके अलावा भी यूपीएससी में बहुत कुछ रहता है, और तुमको फिर उस फ्रंट पे भी अपनी लड़ाई लड़नी होगी, जहाँ पे मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा बहुत साथ मिलने वाला है। क्योंकि अब इट्स टाइम फॉर यू पीपल टू रियलाइज कि आलोक रंजन की ज्योग्राफी बहुत साइंटिफिक और एक्यूरेट और बहुत डीप है, और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बात तुम्हारे अंदर आत्मा को समझ में आनी चाहिए। प्लस टीचिंग मेथड ऐसा है कि समझना भी है, लिखना भी है, और हमारा जो फोकस है वो देखोगे तो बिल्कुल प्रक्रियाओं के ऊपर में है, फैक्ट्स के ऊपर में बिल्कुल फोकस नहीं रखा हुआ है। और यूपीएससी न पीटी में न मेंस में कहीं फैक्ट्स नहीं पूछती है। पीसीएस के एग्जाम में तो धुआंधार नंबर आता है जब एग्जामिनर देखता है आपका इस तरह से लिखा हुआ नोट्स। कंपटीशन में आगे रखने के लिए कॉन्सेप्ट्स नोट से ही बन रहे हैं गजेंद्र, बिल्कुल। थोड़ा कभी हम लोग इसी तरह से 15-20 दिन 1 महीने में बैठ के थोड़ा चैट बात कर लिया करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं। क्लास को थोड़ा 15-20 मिनट एक्सटेंड कर देंगे, उससे ये हो जाएगा कि तुम लोग को भी, अब तो क्लासरूम नहीं है ना, सामने तो हो नहीं, तो फीलिंग नहीं आ पाती है कई बार, लेकिन इमोशनली जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोग इमोशनली जुड़ते हैं किसी चीज़ से, तभी उसका लाभ भी मिलता है। करियर विल ऐप में करंट अफेयर तो आशीर्वाद जी से पढ़वा ही रहे हैं। हिंदी माध्यम में वो अपने ढंग के एक टीचर हैं अच्छे। उसके बाद न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत देखते रहना चाहिए। न्यूज़पेपर देखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। बीपीएससी में तो सब बन ही जाता है श्वेता। बीपीएससी में तो देखोगे टॉप 25 में 7-8 रिजल्ट था पिछले बार। तो स्टूडेंट तो सब मेरा रहता ही है टॉप 10 में ऊपर। सर अगर ऑप्शन हो जाएगी और मैप्स, तो पीटी का क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, पीटी का क्वेश्चन और सब सॉल्व होने लगेगा अभी। लेकिन ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा। ऑफलाइन क्लास कब होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। आप ये मान के चलो कि आप लोगों का ऑफलाइन अब जून से पहले तो नहीं होने वाला है। लोग जबरन कुछ कुछ शुरू कर रहे हैं। तो जबरन शुरू करने से कोई फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा। अभी तो बिल्कुल दिल्ली के कंडीशंस में तो हम फेवर में नहीं हैं। हमारे मोहल्ले में कम से कम 5-6 लोग तो मर चुके हैं, और हमारे मोहल्ले में और हमारे ऊपर वाले फ्लोर में, उसके सामने वाले फ्लोर में कोरोना हो चुका है। तो कोरोना कोई मीथ नहीं है। क्या है कि इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गांव में जो लोग रहते हैं, राजस्थान, यहाँ के लोगों का, हरियाणवी लोगों का, इन लोगों का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है।
और ये लोग इतना मेंटली फील भी नहीं करते हैं, अरे खांस वास करके हो गया, कमजोरी है तब भी घूम रहे हैं, ब्रेन से स्ट्रांग है। दिल्ली में लोग के पास तो टीवी देखना है, तो टीवी देखते देखते उनको लगता है कि यहाँ पेन है वहां पेन है। रिलैक्स बॉडी रहेगा तो पेन तो समझ में आने लगेगा ना। ये सही है यार गजेंद्र, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि नहीं। देखो क्या है ना कि एक चीज़ तो शेयर करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स मेरी क्रिटिसिज्म करते हैं कि सर क्लास में थोड़ा इधर उधर किए हैं, तो यही बस हुआ था कि जो कोर्स मुझे 4-5 महीने में ख़त्म करना चाहिए था वो 1-2 महीना लेट हो जाता था। बाकी हर बैच के साथ तुम देखोगे उतना ही न्याय है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि मान लो 3 साल पहले का बच्चा आ जाएगा तो आज तो चीज़ें बदल गई है ना। अब हमारा हर बार नोट्स बदलता है, हर बार बहुत कुछ ऐड हो जाता है। अब तुम पिछले नोट्स में ही क्लास में जाओगे तो क्वेस्टा और हॉगबैक टोपोग्राफी का कंपैरिजन हमने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मेरा अपना भी तो इंट्यूशन है ना एज ए टीचर। तो स्टूडेंट को भी तो अपग्रेड करना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है। कोरोना का न्यू फेज आ रहा है अभी। गुजरात में भी कोई ब्लैक कुछ करके क्या तो आया है डिजीज, 40 लोगों को हुआ, 10 लोग मर गए। प्लस जिन लोगों को कोरोना हो रहा है वो अपनी जो पोस्ट कोरोना लाइफ है, जो आगे का 4-6 महीना है, उसमें बहुत वीकनेस उनको रहता है। न्यू जॉब लगने वाला है तो उसमें स्टडी मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, 2 घंटा कम सोना पड़ेगा, वो सब टाइम पे मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल ऋषि, पूरा नोट्स हमारे साथ हमको लगता है कि मार्च अप्रैल तक तो हम पढ़ाएंगे। तो उसमें तुम्हारा नोट्स पूरा का पूरा बन जाएगा, पूरा ज्योग्राफी तैयार। अब ये ज्योग्राफी तैयार हो गया मतलब समझो कि तुम मेंस में जब लिखने जाओगे ना तो पेपर 1 और 3 और 2 में भी जियो पॉलिटिक्स वहां भी कुछ ना कुछ 30-40 नंबर प्रभावित कर देंगे। इथिक्स लिखने जाओगे तो हमारा भाषण बहुत काम आने लगेगा। ये जो हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं, यूनिलैटरल अनकंडीशनल लव फॉर अदर्स, इसका इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करके देखना चाहिए कि ओके। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। कल हमने कॉर्डिलेरन ऑरिजिनी का, अब लिख लो कॉर्डिलेरा की विशेषता क्या है। कॉर्डिलेरा की विशेषता क्या है? कॉर्डिलेरा की विशेषता क्या है? तो कॉर्डिलेरा की विशेषता नंबर 1 लिखो, समानांतर श्रेणियां। पहला विशेषता है समानांतर श्रेणियां। सर मैं, अमित लिख रहा है, सर मैं इलाहाबाद ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पीजी कर रहा हूँ, तो कई लोग आपको ज्योग्राफी का भगवान कहते हैं। ओ माय गॉड, भगवान तो बहुत बड़ा शब्द है यार, लेकिन तुम लोग को नहीं पता है ना कि 2005 में ज्योग्राफी को कोई जानता भी नहीं था ढंग से कि क्या था, और ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आता था।
ज्योग्राफी को एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट मैंने बनाया, और जितने भी आपके इलाहाबाद में टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारे मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं तो लगभग आसपास के ही उम्र के, लेकिन मैंने बहुत ही कम एज में सब कुछ करना शुरू कर दिया था। और इंग्लिश में भी जितने तुम देखते हो लोग टीचर हैं भी हैं, तो उसमें से 90-80% या तो मेरे स्टूडेंट हैं या मेरा फॉलोअप करते ही करते हैं, उसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके पढ़ाते हैं। लेकिन अब रिसेंटली वो लोग मेरा नोट्स फॉलो नहीं कर रहे, ये तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि हम आगे निकल गए, वो लोग पीछे छूट गए हैं वही पुरानी ही छोटी छोटी चीज़ों को। प्लस उन लोग को ये सेंस नहीं है कि जीएस पढ़ाने जाए ज्योग्राफी तो क्या करना है, और ऑप्शनल पढ़ाने जाएं तो क्या करना है। वो लोग जीएस में भी फ्लाइश और मोलास पढ़ा रहे हैं। बताओ, ये कोई बात तो हुई नहीं। लेकिन ये है कि उनको जो भी लिमिटेड वो चीज़ है उससे स्टूडेंट को चमत्कृत करने का कोशिश करते रहते हैं, एग्जामिनेशन के नीड के अनुसार और एग्जामिनेशन के बदलते पैटर्न के अनुसार ढालना, और उसके लिए खुद बहुत पढ़ना पड़ता है। जिस कमरे में हम खड़े हैं यहाँ पे, तुम कितनी अद्भुत किताबें हैं मेरे पास आज उन विद्वानों का। चलो, कॉर्डिलेरा की विशेषता में पहला है पैरेलल रेंजेस, समानांतर श्रेणियां होती है। और दूसरी विशेषता होगी फोल्डेड स्ट्रक्चर, वलित संरचना। दूसरी होती है वलित संरचना। तीसरी होती है अनुदैर्घ्य घाटियां, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। चौथा होता है प्रत्येक श्रेणी का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना। प्रत्येक श्रेणी का भूगर्भिक संरचना एवं उत्पत्ति काल। एवं उत्पत्ति काल पृथक पृथक होता है। पृथक होता है या पृथक पृथक होता है। ये चार विशेषताएं कॉर्डिलेरा की होती है। अभी एक छोटा सा प्रश्न आया है अच्छा और बुरा का। तो आपको कोई भी चीज़ अच्छा तभी तक लगता है जब तक कि, जैसे किसी टीचर का इसने वर्णन किया है कि बहुत अच्छे टीचर होंगे जरूर। ओझा सर का शायद नाम लिखा है, ओझा सर बहुत अच्छे टीचर होंगे, एक्सपायर कर गए, मतलब अच्छा उनकी मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं है, उनकी कमी कोई ना कोई आएगा, वो भरेगा। हम भी जाएंगे तो कोई ना कोई कमी पूरा करेगा, ये तो प्रकृति का नियम है। वलित संरचना, लॉन्गिट्यूडनल, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग होता है और टाइम भी अलग अलग होता है श्रेणियों की उत्पत्ति का। अब देखो, ये जो हमने कल बताया था इसमें 2 जियोसिंक्लाइन था। तो अगर ये पर्वत इस तरह से मान लो बना हुआ है, तो ये मान लेते हैं ना मायो जियोसिंक्लाइन से बना हुआ है। मायो जियोसिंक्लाइन में मोलास मटेरियल है, कॉन्टिनेंटल मटेरियल है, तो उससे इसका स्ट्रक्चर अलग बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर इसका अलग होगा। ये वोल्केनिक आर्क है, तो इसमें मैग्मा का इंट्रूजन है, इसमें मैग्मा इस तरह से ग्रेनाइट का यहाँ पे जमाव है, तो ये इसका भी स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। ये ईओजियोसिंक्लाइन से बना है, इसमें फ्लाइश मटेरियल है, समुद्री अवसाद से बना हुआ है, तो समुद्री अवसाद वाले का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। तभी हम लोग कॉर्डिलेरा कहेंगे। यानी कॉर्डिलेरा वही बन सकता है
जहां पर कॉन्टिनेंट ओशियन और कॉन्टिनेंट ओशियन का कन्वर्जेंस हो। कॉर्डिलेरा वहां नहीं बन सकता है जहां पर ओशियन ओशियन का कन्वर्जेंस हो, या जहां पे सिर्फ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से कॉर्डिलेरा नहीं बनता है, स्पष्टता समझ लो। दूसरा, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से कॉर्डिलेरा नहीं बनता है, या बनता है? बनता है। ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से ही कॉर्डिलेरा बनता है, और ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस से कॉर्डिलेरा नहीं बनता है। अब हिमालय की जहां तक हम बात करेंगे तो हिमालय एक कॉर्डिलेरा है, हालांकि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से बनता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमालय में पहले कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस ही था, इसलिए हिमालय भी एक कॉर्डिलेरा है। आपको ये समझना होगा, आल्प्स भी एक कॉर्डिलेरा है, एंडीज और रॉकीज भी कॉर्डिलेरा है, वो तो है ही। यानी कॉर्डिलेरा फॉर्मेशन के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि ओशियन कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो, ताकि कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट और ओशियानिक सेडिमेंट दोनों प्राप्त हो और श्रेणियों के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अंतर हो, तभी हम लोग कॉर्डिलेरा कहेंगे। अब कॉर्डिलेरा पे इतना इस बार क्यों हम पढ़ा रहे हैं, आप सोच के देखो, क्यों बोले जा रहे हैं कॉर्डिलेरा पे, और आप लिख ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो कथा। आपके गांव में बेबी पालक होता होगा ना, जो छोटा सा पालक निकलता है, बस बेबी पालक, ये बड़ा वाला घास नहीं। भारत में स्थिति बहुत गंभीर है। ये सारा सब्जी वाला नाले के पानी से धोता है सब्जी को, और नाले के पानी में वही गाजर हम लोग उठाते हैं और खा लेते हैं। तुम लोग को हम बता देते हैं, भारत बहुत खतरनाक रूप ले चुका है। फूड हैबिट खराब हो गई है ना यहाँ पे लोगों की, और इतनी भीषण जनसंख्या, जानवर की तरह आदमी पैदा लेके घूम रहा है। हमारे जो साउदर्न स्टेट्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कर्नाटका में ग्रोथ रेट 1.1 है, बिहार यूपी में ग्रोथ रेट 3.6 है। देख लेना डेटा उठा करके, गलत नहीं बोला आपको मैंने। तो एक दिन तो सारे स्टेट्स, देखो कितने सिविलाइज्ड हैं। 3.6 तो ये जॉर्डन और सीरिया और यहाँ का ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन का। बंगाल का बुरा हाल है, बांग्लादेशी 5 करोड़ घुसा हुआ है। बिहार में भी 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसा हुआ है। पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न बिहार का पार्ट है बांग्लादेशी, और चारों तरफ क्या हो रहा है इंडिया का, कौन बचाएगा इसको। डेटा जो देते हैं ना उसको ध्यान से सुना करो और अंदर से फील किया करो। राजनीतिकों के चक्कर में वोट बैंक के लिए कोई कास्ट, कोई रिलीजन पे कूद रहा है, भारत का क्या होगा। अपना अपना ध्यान रखना है। यहाँ पे 18 से 36 साल के उम्र के जो लोग हैं बिहार में और यूपी में, 40% लोग डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं। समझे? ये रिफाइंड ऑयल जो खाते हो ना, रिफाइंड ऑयल कुछ नहीं है, ताड़ का तेल है, पाम ऑयल है, जो मलेशिया से घटिया वाला सब आता है। सारा दुकानदार ऐसा तेल यूज करता है मिठाई बनाने में कि वो तेल ही नहीं खत्म होता है। उससे 1000 समोसा भी छान के निकाल लोगे, लेकिन वो तेल खत्म नहीं होता है। वो सिंथेटिक तेल है, उसमें स्मेल सिर्फ डाला हुआ है, लेकिन तुम लोग कोई बाज नहीं आ रहे हो। और इसमें 40% लोग कैंसर से पीड़ित हो चुके हैं। कैंसर से, किसी न किसी तरह का कैंसर उनको हो रहा है। उम्र क्या है? 18 से 36। पुरानी पीढ़ियों को समस्या नहीं है। पुरानी पीढ़ी के लोग आज भी थोड़ा संयमित ही रहते हैं, वो चाउमीन नहीं खा रहे हैं। क्या बोलूं मैंने खुद बहुत गलत खाया है। मतलब अब बहुत मुश्किल से 1-2 साल से मुझे होश आया है, और तो हम ये मैसेज स्टूडेंट्स को देते रहते हैं कि आप खाते समय सोचा करो कि आप क्या खा रहे हो। सिर्फ जीभ के लपलपाहट से लाइफ नहीं चलता है।
ओके। देखो, सालंकर और सुप्रीम कोर्ट का जो केस आया उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में बहुत ध्यान से सुनना, अब इसमें भी सब लोग कुछ दिमाग मत लगा देना। इंडिया क्या है? कॉम्पोजिट कल्चर का। तो भारत में अगर साउथ इंडियन नहीं रहेंगे, साउथ इंडियन खत्म हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है क्या? पूरा, अरे हम भी तो जेनेटिक ब्रेन से ही हैं, लेकिन एक भारत के लिए भावना तो आती है ना कि भारत तभी है जब उसमें साउथ इंडियंस भी हैं, हरियाणवी भी हैं, बंगाली भी हैं, असमीज भी हैं, ट्रू बंगाली, वो बंगाली जो वो मुखर्जी उपाध्याय और जो वो सब हुआ करते थे, टैगोर, वो बंगाली वो खत्म हो गए। अब वहां बांग्लादेशी हैं और बिहार के लोग माइग्रेट करके वहां पर, उड़ीसा के लोग माइग्रेट करके बंगाली बने हुए हैं। वो बंगाल का पॉपुलेशन है, वो रियल बंगाल चला गया, स्वदेशी मूवमेंट वाला नहीं मिलता अब वहां पे। वो सारे लोग एक्सटिंक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। राजस्थान है, राजपूत नहीं है, अरे उनको भी रहना चाहिए, तब देश सुंदर है। सब लोग, भारत है तो इसमें हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सब लोग अपने जैसे प्रोपोर्शन में थे वैसे ही रहना चाहिए। कोई जनसंख्या बढ़ा करके कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहा है, तो कोई दूसरे की जनसंख्या को खत्म करके चढ़ना चाहता है, कोई कन्वर्जन में लगा हुआ है। पूरा क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है साउथ में, कोई कन्वर्जन में लगा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ पूरा कन्वर्जन में लगा हुआ है। तो ये सब जो प्रक्रियाएं चल रही है ना, इसमें भारत का स्वरूप तो नहीं रहेगा। ये क्या फ्यूचर हो सकता है? और अगर बचाना होगा तो अभी बचेगा, नहीं तो क्या बोलूं मैं। भारत में पॉपुलेशन, ये जो सालंकर और सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, ये चूंकि भारत की, तुमको समझना बहुत जरूरी है इसलिए हम बता रहे हैं, भारत का इकोनॉमी जनसंख्या पे आधारित है, सर्विस सेक्टर पे आधारित है, कृषि पे आधारित है। और अगर जनसंख्या को हम खत्म करेंगे तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हो जाएगा। इसलिए मनमोहन सिंह भी सब कुछ समझते हुए जनसंख्या को रोक करके रखा, जनसंख्या को मतलब बढ़ने दिया। जनसंख्या के लिए पॉलिसी नहीं बनाया जाता यहां पे, लेकिन सिर्फ वर्कफोर्स बढ़ाने से ज़्यादा उससे क्या हो रहा है कि रिसोर्स खत्म होगा और वो जनसंख्या तो अनपढ़ रहेगी। बाप का एक ठेला था, बाप एक नाई था, बेटा 5 नाई पैदा हुआ, 5 नाई का दुकान लग गया, 3 नाई का दुकान लग गया। यही करोगे ना, यही हो रहा है ना। एक सब्जी वाला 5 सब्जी वाले को पैदा कर रहा है, इंजीनियर थोड़ी पैदा कर रहा है। अब 1-2 उदाहरण कहीं मिल जाएगा तो उस पर बहुत लोग शोरगुल शुरू हो जाता है, लेकिन सत्य क्या है कि बहुत बुरा हाल है। रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? 2.1% रिप्लेसमेंट रेट होता है ज्योग्राफी के अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट में चलो ये बहस हुई कि भारत में अब जनसंख्या नीति की जरूरत नहीं है क्योंकि रिप्लेसमेंट रेट पे आ गया है। रिप्लेसमेंट रेट पे आ गया है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है? क्या साउथ इंडियंस कर रहे हैं अपने पॉपुलेशन को रिप्लेस? क्या पारसी कर रहा है अपने पॉपुलेशन को रिप्लेस? ये डिस्कशन भी खुल करके होनी चाहिए कि भारत का आने वाला स्वरूप क्या होगा। भारत एक सिविलाइजेशन है तो उसमें सभी लोग जब रहते हैं और कंपोजिट कल्चर है तो हर कल्चर का व्यक्ति अपने उसी प्रोपोर्शन में है कि नहीं? वो एक्सटिंक्ट तो नहीं हो रहा है। सिख खत्म हो जाएंगे, जैन खत्म हो रहे हैं, बुद्धिस्ट खत्म हो रहे हैं भारत से, पारसी खत्म हो रहे हैं भारत से। तो ये कैसा स्वरूप निकलेगा? इसमें कुछ लोग अपना सेलिब्रेशन करेंगे कुछ, लेकिन अंत में सिविलाइजेशन कहां जाएगी? मुझे ही बताओ ना। इस प्रश्न का जवाब देख सोचने पे तो भय ही लगता है और कुछ नहीं होता है। अफगानिस्तान कहां गया? पाकिस्तान कहां गया? बांग्लादेश कहां गया? भारत कहां चला जाएगा? ये कहने की देर है। एक समय के बाद ये चीजें बिल्कुल भूदृश्य पर उभर करके सामने आ जाती हैं। तो ये समझना होगा कि पॉपुलेशन का हम लोग जब पॉलिसी बनाएंगे तो पॉपुलेशन के पॉलिसी को
पॉपुलेशन के पॉलिसी में आधार भी होना चाहिए। साउथ को बचाना है या बुद्धिस्ट को बचाना है या हिंदू को पॉपुलेशन को रोकना है, मुस्लिम पॉपुलेशन को रोकना है, क्या करना है इसकी पॉलिसी होनी चाहिए। हम बिल्कुल खुलकर के बात करते हैं, और जो मूर्ख होगा, जो धर्मांध होगा, उसको मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी। लेकिन जो समझेगा कि भारत क्या है, भारत का स्वरूप क्या है, तो वो हमारी बात से एग्री करेगा। और हम निर्भीक होकर कहते हैं, ये मुझे अगर कोई मंच पे बुलाएगा तब भी हम कहेंगे कि भारत बिना साउथ के भारत थोड़े ही। हम तो साउथ में देख रहे हैं कि केरल में कन्वर्जन्स हो रहे हैं बुरी तरह से, और आंध्र प्रदेश में कन्वर्जन हो रहे हैं। पूरा क्रिश्चियन मिशनरी काम करता है चारों तरफ, और नाम रहता है सुरेश, वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये पूरा मिशन चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट घिरा हुआ है, साउथ घिरा हुआ है, इधर बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, और पूरा मुझे तो लगता है कि बहुत भयानक साजिश चल रही है इस देश के अंदर में। और चित्र तो उभरेगा 100 साल बाद ना, आज थोड़ा ना चित्र दिखेगा किसी को, तो चित्र तो दिखेगा भारत का वो 100 साल के बाद। पॉपुलेशन पॉलिसी तो बहुत जरूरी है, कन्वर्जन को रोकना बहुत जरूरी है। भारत भारत कैसे रहेगा फिर? कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं कि राजस्थान में राजपूत अब नहीं रहे, खत्म हो गए। मुंह खुल गया तो खुलने दो, तुम जो भी ओपिनियन बनाना है बनाओ मेरे लिए। तो राजपूत खत्म हो गए, अच्छा हुआ क्या? 5% नहीं है। हरियाणा में जाट खत्म हो रहे हैं, 35% था 22% हो गए, बाकी बेटियों को मार चुके हैं। आने वाले पीरियड में 10-12% होके वो खत्म हो जाएगा। भारत की जनसंख्या तो बढ़ रही है, बहुत सारे ऐसे कास्ट विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे धर्म विलुप्त हो रहे हैं, जनसंख्या सिर्फ रिप्लेस हो रही है। कौन रिप्लेसमेंट कर रहा है जनसंख्या का? इस पे क्यों नहीं डिस्कशन होना चाहिए? वहां पर सबका बराबर भारत है, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबका भारत की सुंदरता ही वही है यार। सिर्फ अकेले अगर कोई रहना चाहेगा इस देश में ना, तो फिर भारत नहीं रहेगा। ये जो भूमिहार ब्राह्मण्स थे, ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं ये। भले ही इनका शोरगुल उस क्षेत्र में है, हम तो डेमोग्राफी पढ़ते रहते हैं। अब तो ये बिहार में मुश्किल से 20-25 लाख बचे हैं, इनका भी खत्म है कहानी। इधर राजपूत का मैंने बता ही दिया, मराठा जो चितपावन थे वो खत्म है, नंबूदरीज खत्म है, अयंगर अय्यर खत्म है। भारत में तो कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज बिल्कुल खत्म है, बहुत सारी कम्युनिटीज खत्म है, जैन्स खत्म है, देसाई खत्म हो रहे हैं। तुम अगर देखोगे कि ये सारी कम्युनिटीज, कश्मीरी पंडित खत्म हो रहे हैं, सबका पॉपुलेशन, पारसी खत्म हो रहे हैं। अब रतन टाटा कहां से आएगा इस देश में? तो जिस चिंतन में हम फंसे हुए हैं, वो एक बौद्धिक चिंतन है, वो देश का चिंतन है, राष्ट्र का चिंतन है। तुम्हारे लिए ये होगा कि हमारा धर्म बढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया हो रहा है, हमारी जाति की संख्या बढ़ रही है तो बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन याद रखो कि जब ये बैलेंस खत्म होगा ना, भारत में जब ये हार्मोनिक बैलेंस खत्म होगा, तो भारत भारत नहीं रहेगा। भारत कहां जाएगा मुझे समझ में नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस दृष्टिकोण से देख नहीं रहा है भारत को, सिर्फ कैलकुलेशन करके देख रहा है। भारत में जनसंख्या रिप्लेसमेंट रेट पे आई है, लेकिन लोग एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। भारत एक फुलवारी की तरह है, एक बगान की तरह है, जिसमें हर फूल सुंदर है, हर फूल सुंदर है। गोंड ट्राइब भी उतना ही सुंदर है, एक उसको भी बचाना है। मणिपुरी ट्राइब भी उतना ही सुंदर है, उसका कल्चर भी उतना ही सुंदर है, उसको खाना नहीं है, उसको किसी और धर्म में कन्वर्ट करके उसके पुराने परंपराओं को नष्ट नहीं करना है। ये मानवता का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है जो हम आपसे कह रहे हैं। भले आप मुझे आज घृणा की दृष्टि से देखो, अभी थोड़ी देर पहले मेरे लिए प्रेम आ रहा था ना, अब मेरे इन विचारों से बहुत लोगों को नफरत भी होती है। क्यों? क्योंकि नफरत के कारण तो तुम्हारी सोच है, तुम बहुत संकुचित दृष्टि से देख रहे हो। तुमको घृणा है कुछ जातियों से, तुमको घृणा है कुछ धर्म से, तुमको घृणा है कुछ इस तरह के सेक्टेरियन लोगों, सेक्ट वाले लोगों से, इसलिए तुमको ऐसा लगता है। तुम अगर मानव बन जाओगे तो तुमको लगेगा कि भारत एक सुंदर ऑर्चार्ड है, एक बगीचा है जिसमें हर फूल सुंदर है और हर फूल वैसे ही रहना चाहिए, किसी का एक्सटिंक्शन नहीं होना चाहिए।
और कोई जनसंख्या किसी और को रिप्लेस कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जो सांस्कृतिक भूदृश्य है भारत का वैसे ही रहना चाहिए। मेरे तो विचार यही हैं, बाकी जो भी है, राजनीतिक मेरा विचार तो लेते नहीं हैं। देखो ये लिख रहा है, ज्यादा कम्युनिटीज होने से पीस भी कम होगी। नहीं पागल, बिल्कुल नहीं। ज्यादा कम्युनिटीज होने से हार्मोनिक बैलेंस होता है। जैसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में कितनी सारी प्रजातियां हैं, तो जो बहुत सारी प्रजातियां रहती है तो हार्मोनिक बैलेंस क्रिएट करती है। और एक ही प्रजाति जब रह जाती है तो स्वयं का नाश कर लेती है। भारत में अगर एक रिलीजन आ गया ना तो अपना विनाश कर लेगा। तुमने देखा तो आईएसआईएस ने किसको मारा? अपने भाई बहन को मारा। किसका रेप किया? अपने भाई बहन को क्या किया? क्या उनमें हिम्मत थी कि इजराइल की तरफ मुंह कर जाए? अरे किसको मारा है आईएसआईएस ने? अपने ही इस्लामिक फॉलोवर्स को, या जो थोड़ा बहुत इस्लाम के एजिड्स को मारा। एजिड्स 90% इस्लामिक लॉज को मानते थे, 10% वो एंशिएंट हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। खत्म कर दिया उस रेस को। तुम ये सोचो ना कि क्या है। जितना ज्यादा एक अगर कम्युनिटी रहेगा, डायनासोर क्या था? डायनासोर एक कम्युनिटी था। कोशिश करो समझने की। इकोलॉजी से, ह्यूमन इकोलॉजी का प्रिंसिपल बता रहे हैं, जेएच बैरो का प्रिंसिपल है। बैरो, इनका कॉन्सेप्ट है ह्यूमन इकोलॉजी का। हम अपनी भावना व्यक्त नहीं करते हैं, अपना ज्ञान व्यक्त करते हैं। हमने पढ़ा है इतना कुछ, वो आपके सामने हम समर्पित करते हैं कि बगीचा वही सुंदर है जिसमें हजारों फूल हों। और अगर तुम्हारा तालाब में अगर सिर्फ जलकुंभी आएगा तो बायोडायवर्सिटी का विनाश होता है कि नहीं? पृथ्वी पर चारों तरफ जब डायनासोर आ गया तो डायनासोर ने खुद को खत्म कर दिया या नहीं? जवाब दो। वैसे ही पूरी दुनिया में अगर एक ही धर्म आ जाएगा तो ये खुद को खत्म कर लेगा, मानवता खत्म हो जाएगी। इसलिए दुनिया में हजारों धर्म होने चाहिए, हजारों पंथ होने चाहिए। पंथ से पंथ, सबके विचार महान होते हैं। अरे ऊपर में तो कोई है नहीं, ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना। आइंस्टीन को तो नजर नहीं आया, बुद्ध को तो नजर नहीं आया कि ऊपर में कोई है। हम लोग उसके नाम पे यहां पे खून खूब बहा रहे हैं। मार्क्स ने क्या कहा है कि धर्म एक ओपियम है, एक नशा है, अफीम है, जो मास इंटॉक्सिकेशन क्रिएट करता है। मार्क्स को पढ़ोगे तब तो सही बात कहा है। जो एक जन समूह में नशा पैदा कर देता है, वो चीज धर्म है। धर्म के बात और विचार से मैंने देखा है कि पूरा पढ़ा लिखा आदमी, मानव समुदाय पागल बना घूम रहा है। क्या बोलूं मैं? जितना कम्युनिटीज भारत में होगा उतना बैलेंस होगा। भारत की अखंडता का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? क्योंकि यहां एक जाति, एक प्रजाति, एक धर्म कभी भी था ही नहीं। कई पंथ थे। तुम सोचोगे कि हिंदू था, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू के अंदर में पंथ थे, वो धर्म थे, समझे? वैष्णव अलग धर्म था, शैविज्म अलग था, शाक्त अलग है, शक्ति कल्ट अलग था ना, ट्राइबल कम्युनिटीज का हिंदुइज्म अलग है। तो ये कहना कि भारत में एक हिंदू धर्म है, ये तो गलत है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है। भारत में कई पंथ, कई धर्म हैं। बाद में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और ये चीजें आई, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म और कितने सारे पंथ भारत में। जिप्सीज भी सब भारत की ही देन है, वो भी एक पंथ था। ये जो गोरखनाथ वाला पंथ है वो भी एक पंथ था, लेकिन ये सब खत्म हो रहा है। सिखिज्म एक पंथ था हिंदुइज्म का। साई क्या है? साई सेक्ट भी देखना, एक दिन धर्म बन जाएगा। तो भारत में पहले से ही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के आने के बहुत पहले से ही कई धर्म थे। भारत को समझने की कोशिश करो, ये हिंदू लैंड नहीं है। यहां इस लैंड में पूरी स्वतंत्रता है कि आप क्या सोचते हो। एक हिंदू, एक भारतीय को यह अधिकार है टू इन्वेस्टिगेट हिज रिलीजन। बाकी रिलीजन तो अधिकार ही नहीं देता है टू इन्वेस्टिगेट देयर रिलीजन। बाकी लोगों को फॉलो करना है। और हम लोगों को तो, भारतीयों को तो पूरा अधिकार है। क्वेश्चन, इस्लाम में भी यहां कई पंथ हैं। कितने पंथ हैं?
इस्लाम में भी कई फ्लावर्स हैं, यहां पे कई फूल हैं भारत में। तुम देखो, उस चीज को समझने की कोशिश करो हम क्या कह रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में भी कई फेथ हैं जो कि भारत में पनप रहे हैं। कहीं कैथोलिक्स हैं, तो कहीं ऑर्थोडॉक्स हैं, तो कहीं लिबरल वाले हैं, वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, कई पंथ हैं। ये सब मिलाकर के भारत है। क्या बोलूं, ये बातें समझानी बहुत मुश्किल है आज की इस जनरेशन को। नेता तो अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं। तो भारत में पॉपुलेशन पॉलिसी तो लाना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। एक लाइन और बोल ही देते हैं, इतना बोल ही दिया आज तो। हम उस भारत को जानते हैं जहां हम किसी गांव के किनारे से निकलें तो हमारा कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, ये लोग पूछेंगे जरूर, लेकिन उसके आधार पर अपना प्रेम और भाव कम नहीं करते हैं। ये भारत था। भारत में लोग पूछते जरूर थे कि आप कौन हैं, लेकिन फिर उसका स्वागत, उसके लिए प्रेम, उसके लिए आश्रय, वो चीजें, और ये चीज है आज भी भारत में है। इसलिए छोड़ो इन डिस्कशंस को, आगे चलते हैं। और कॉर्डिलेरा का मैंने आपको फीचर बनाया। अब तीसरे पे आओ। तीसरे पे आओ। एक मैंने आज आपको ह्यूमन इकोलॉजी का प्रिंसिपल बता दिया बात बात में ही, जो कि J.H. बैरो का प्रिंसिपल है, जो कहता है कि जितनी अधिक कम्युनिटी, समुदाय और पंथ के लोग आपस में रहेंगे, वहां हार्मोनिक बैलेंस उतना ही बेहतर होता है। समझ गए? अब देखो, इसमें लिखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखना, तीसरा है हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। लिखो, इसे अल्पाइन समतुल्य अथवा हिमालयन समतुल्य, अल्पाइन समतुल्य अथवा हिमालयन समतुल्य, अथवा यूराल समतुल्य, अथवा यूराल समतुल्य,
जिस दिन भारत में नारी का सशक्तिकरण हो जाएगा ना, और स्त्रियों को ये अधिकार दे दोगे ये कहने के लिए, द राइट टू से नो टू देयर मेल्स एंड टू देयर फैमिलीज। हम लोग स्त्रियों को गुलाम बनाए हुए हैं दो तरीके से। भावनात्मक रूप से मां का दर्जा दे करके, बहन का दर्जा दे करके उनकी इंडिविजुअलिटी को पहले खत्म करते हैं, और दूसरा गुलाम बनाए हुए हैं उनको वस्तु और धन के रूप में देखते हैं, अपना प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं। ये दो तरह का भयानक सफरिंग भारत में महिलाओं का है। और याद रखो, जिस दिन महिलाओं ने ये सीख लिया कहना अपने पति को, अपने परिवार को, अपने सास को नो, ये डिसाइड मैं करूंगी कितना बच्चा पैदा करना है, मैं एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं हूं तुम्हारा, मैं भी तुम्हारी तरह उड़ना चाहती हूं। तुम लोगों की जब बेटी होगी ना छोटी सी, तब मेरी बात को बहुत गहराई से समझने लगोगे तुम। हालांकि मजबूर हो जाओगे समाज और माँ बाप के भाषण और जो तंत्र बना हुआ है ना, उसमें तुम भी कुंठित हो जाओगे, तुम भी रोकोगे उसको उड़ने से, तुम भी उसके पर कुतर के बैठ जाओगे, तुम भी उसको चलने का ढंग बताओगे। समाज में सारे शिकारी घूम रहे हैं, ऐसा तुम भी उसको डराओगे। जितने लोग, जितनी स्त्रियां स्वतंत्र हैं, जैसे केरल का उदाहरण ले लो, केरल में स्त्रियां स्वतंत्र है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जाकर के देखो ना। भारत में स्त्री शिक्षा बहुत जरूरी है। स्त्री शिक्षित जिस दिन हो गई ना, उस दिन भारत तुरंत बदल जाएगा। और याद रखो, एक अंतिम लाइन बता रहे हैं, बहुत मूड में आ गया है। किसी भी स्त्री को तुम धर्म, जाति, प्रांत के आधार पर घृणा नहीं सिखा सकते हो। याद रखो, कभी नहीं सिखा सकते हो। उसको प्रकृति ने उसमें प्रेम और करुणा देकर के पैदा किया है, उसमें मातृत्व के लक्षण दिए हैं, मातृत्व का गुण दिया है। और एक स्त्री जब अपने पुरुष से प्रेम करती है तो उस पुरुष को भी वो अपने बच्चे की तरह देखती है और बच्चे की तरह पालन करती है, मेरा बाबू कहती है। ये बहुत बड़ा सत्य है और हम लोग इस सत्य से विमुख हैं। स्त्रियों को सिखाया जा रहा है दारू पियो, मस्ती करो। वो मेल्स बिहेवियर को अपनाने में लगे हुए हैं, पुरुषों के व्यवहार को अपनाने में लगे हुए हैं। उनको भी अपनी स्वतंत्रता का अर्थ नहीं पता, उनको भी अपने अस्तित्व का अर्थ नहीं पता। लेकिन समाज यह कि भारत में आज भी वो कंडीशंस नहीं है जहां स्त्री स्वतंत्र रूप से अपना कोई निर्णय ले, स्वतंत्र बात कहे। उसको यह भी अधिकार नहीं है कि अपने माता पिता के सामने एक लाइन रख सके। 50% जनसंख्या भारत की क्या है? स्त्री है। और अगर भारत में 80 से 60 करोड़ स्त्रियां रहती है तो उनकी क्या दशा है, पहले ये तो सोचो। और जब तक उनके दशा को नहीं सही किया जाएगा, उनको वो स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी कि उसका भी कोई चॉइस हो सकता है, उसका भी कोई फूड हो सकता है, उसका भी कोई इच्छा कामना हो सकता है, उसका भी करियर सिलेक्शन का अपना हो सकता है। वो कब बच्चा पैदा करना चाहती है, कितना करना चाहती है, ये तो सब उसका डोमेन होना चाहिए। वो सास का डोमेन नहीं होता है, पति का नहीं होना चाहिए। जिस दिन स्त्री को शिक्षित कर दिया गया ना, इसलिए तो स्त्रियों को सामाजिक, पुराने समाज में भी स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था। ये साजिश चली है पूरे इतिहास में हजारों वर्षों तक कि स्त्रियों को कैसे अशिक्षित रखा जाए, घर में पशु की तरह बांध कर कैसे रखा जाए, कैसे उनसे सिर्फ काम करवाया जाए, कैसे उनको बस एक मानसिक दे दिया जाए कि तुम तो सेवा के लिए बने हो, तुम तो मां हो, मां का पद दिया गया। सब लोग मां की पूजा क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि मां खाना बना बनाए खूब खिला रही है, सेवा कर रही है। 10 गिलास दूध है तो 9 गिलास, 10 गिलास बांट दे रही है पुत्र में और पति में, और खुद ऐसे सो जा रही है, तब स्त्री महान है। वाह, क्या सिखाया समाज ने यार! कितनी यातना दी आपने, हजारों साल हो चुके हैं। कभी सोचा है आपने कि आपकी जो अपनी बहन होगी वो आपकी तरह ही तो उसमें भी आत्मा है, आपकी बेटी होगी वो भी तो उसमें एक आत्मा है, आपकी मां है उसमें भी तो वही आत्मा है। जैसे आपके पिताजी बाहर गए, घूम करके आए, 4 घंटा मस्ती करके, हा 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 करके, तो क्या उनका अधिकार नहीं है? उनका अधिकार है कि धुएं में आंख फोड़ ले,
समझो इस बात को। घर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना और नीतीश कुमार का लड़कियों को साइकिल देना और रिजर्वेशन देना, इस दशक का एक बहुत बड़ा कार्य था, जिसको कि हम बहुत गहराई से समझते हैं। क्योंकि हम किसी घर जाते हैं तो देखते हैं कि बेटा दौड़ करके उसका आ गया और उसकी बेटी या बहन या जो भी होती है वो सकुचाई हुई, सिमटी हुई किसी किवाड़ के पास ऐसे सटी हुई मुझे ऐसे भय से देखते रहती है। उसको अधिकार नहीं है कि वो बाहर आकर के बैठे हमसे बात करे। उसको भी लगता होगा ना कि आलोक सर आए हुए हैं, कौन आदमी है ये, उसकी भी आकांक्षा इच्छा होती होगी हमसे बैठ करके बात करें। और इस थ्योरी में क्या है कि सभी पुरुषों को समाज ने पशु बना दिया। क्योंकि अगर हम किसी को या कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो उसका एक ही दृष्टिकोण होता है और वो होता है वासना। वाह, क्या थ्योरी बना दिया। हमने तो विदेश घूमा, स्वीडन से लेकर के पूरी दुनिया में स्त्रियां तो सी बीच पे कैसे लेटी रहती है, कोई नहीं देखता है यार, कोई नहीं देखता है। तुम 5 साल और 4 साल के बच्ची का जो रेप होता है उसको कैसे जस्टिफाई करोगे। हमारे यहां लोग कहते हैं कि कपड़े में ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, चलने का ढंग होना चाहिए, तो स्त्रियां अपने आप को ऐसे संवार के चले, नहीं तो पुरुष क्या हिंसक पशु घूम रहे हैं। होंगे हिंसक पशु, मैंने मना नहीं किया, लेकिन ये हिंसक पशु उनको कौन बना रहा है। पुरुषों में जो अशिक्षा है और पुरुषों में जो सोच है महिलाओं के प्रति, पुरुष जो आज तक स्त्री को धन मानता रहा और पुरुष जो आज तक स्त्री को सिर्फ अपने वासना की तृप्ति का माध्यम मानता रहा, वो पुरुष हैं। क्योंकि उनका भी कल्चर बदलना होगा। अगर स्त्री के स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो उसमें पुरुषों के संस्कृति को ही बदलना होगा, पुरुषों के सोच को ही बदलना होगा। और बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे तो। अब इसी में एक सबसे बड़ा अस्त्र क्या, शस्त्र क्या मिला, धर्म। कि धर्म के नाम पे स्त्रियों पे सबसे ज्यादा बोझ डाला जाए। और धर्म में जहां भी तुम देखोगे पुरुषों को पूरी स्वतंत्रता है और महिलाओं को सब जगह बंधन में बांध दिया गया। भाड़ में जाए ऐसे धर्म। ऐसे धर्म का करना क्या है जो 50% इस विश्व की जनसंख्या का शोषण कर रहा है। मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझ रहे होगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। जिस दिन तुम किसी पुत्री के पिता बनोगे और उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू होगा या तुम खुद लगाना शुरू करोगे, तो कभी कहेगी नहीं तुमसे स्त्री इतनी महान होती है, कभी नहीं कहती, कोई शिकायत नहीं करती। और पुरुषों के दिए गए नियम, बनाए गए नियम और उसके खांचे में ढलने का पूरा जीवन कोशिश करती है। फिर भी पुरुष कहता है तू दुष्चरित्र थी, तेरे में क्या था, तूने मेरे लिए क्या किया। उसको अपमान भी सहना है इसी समाज में पुरुष के द्वारा। यह पुरुष ही है जो वेश्यावृत्ति को प्रोफेशन बनाता है और फिर स्त्री को वेश्या भी कहता है। सब सच है जो हम बोल रहे हैं। अगर तुम पुरुष के अहंकार में इन बातों को सुन रहे होगे तो बस इतना याद रखना कि जिस दिन भगवान ने तुमको तुम्हारे घर में बेटी का जन्म दिया, उस दिन तुम समझ जाओगे कि लोग बेटियों को मार देते हैं, जन्म लेते ही मार देते हैं। भारत में, हरियाणा में लोगों ने तो खत्म ही कर दिया एक पीढ़ी को, अब थोड़े सुधर रहे हैं। राजस्थान में दूध में डुबो करके मार देते थे। और मारने वाली कौन, खुद स्त्री। लेकिन जो मां मार रही है, जो सास मार रही है, उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है, वो कहने को मार रही है। उसका पुरुष संस्कृति के घेरे में उसको ले रखा है और तलवार लेके उसी महल के, उसी घर के चारों तरफ घूमते रहता था कि आज हमारे यहां एक बढ़िया कार्य हो रहा है। भारत अफ्रीका से भी गया गुजरा। अगर इस अर्थ में तुम देखोगे ना, स्त्री के शोषण में देखोगे, तो पूरे हजारों साल का इतिहास, तुम एक घटना निकाल लोगे लक्ष्मीबाई का, एक घटना निकाल लोगे रजिया सुल्तान का। क्या हालत किया रजिया सुल्तान का पुरुष के समाज ने, उसको एक्सेप्ट किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। रजिया में कौन से गुण नहीं थे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया समाज ने। एक तुम निकाल लोगे कि उस टाइम में मंत्र की रचना एक गार्गी नामक स्त्री ने की थी तो हमारा समाज महान हो गया। ये 2-4 अपवाद लेकर के, एक सरोजनी नायडू को लेकर के और गीत गाना लोग बंद कर दें। एक सरोजनी नायडू थी और उसी समय करोड़ों स्त्रियां घर में आंख फोड़ रही थी धुएं के आगे। ये जो किचन का पॉल्यूशन होता है ना, भारत के 70% स्त्रियों को अंधा कर देता है बुढ़ापे में। जाकर के देखो कैसे बूढ़ी दादी को दिखना बंद हो गया है। ये किचन का धुआं है, ये किचन का जो तेल का और वो जो पॉल्यूशन है वो है। ये गैस ला करके अपनी 2 घर में सबसे पहले क्रांति कर दो तुम घर में उठ करके।
सिखाओ मां को, बोलो कि तुम उठ करके सबसे पहले तुम खाना खाओगी। लोग पूजा करवाने लगे कि तू पूजा कर 3 घंटा, तब वो पवित्र स्त्री है। अब बेचारी सुबह से उठ करके काम करो, 3 घंटा पूजा करो। अब स्त्री को भी ये लगता है कि मेरा यही जीवन है। वो उस यातना को कहां समझती है, उसका तो जीवन वहीं खत्म हो जाता है। खैर, हमसे इन चीजों पे बहस ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा है कि ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो, और अच्छा है कि ये छोड़ो, पता नहीं क्या हो गया आज मुझे। पता नहीं आज मेरा, चलो ओके, ना ओनली ज्योग्राफी, इमोशनल भी हो गए हम। देखो, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट वाले उस बात में आओ तो इसमें पहले 2-3 पैराग्राफ लिखना है। लिखो लिखो, जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं तब किसी भी महाद्वीपीय प्लेट का, किसी भी महाद्वीपीय प्लेट का संकल्प लिख रहा है, पानी पी लीजिए सर, थैंक यू। मैं देखता हूँ ना, बहुत विजिट करते हैं हम, अभी भी न्यू ईयर पे हम 7 दिन जाएंगे और बहुत रहस्यमयी जगह पे जा रहे हैं हम। ट्राइबल एरिया है, वहाँ जा रहे हैं। जरूर वीडियो लगाएंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे, तुम लोग को दिखाएंगे। अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो ये नहीं बताते हैं कहाँ गए हुए हैं। तो लिखो, जब दो महाद्वीपीय द्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं तब किसी भी प्लेट का
अवतलन अथवा क्षेपण नहीं होता है। थैंक यू अलीशा। अलीशा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मैसेज को, सभी स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि इस मैसेज को जरूर अपनाना भी है और इसको बढ़ाना भी है। और एक वीडियो तो हम बनाएंगे, अब तो मेरा मूड कर गया है, जो कि स्त्रियों के साथ क्या क्या हुआ है आज तक। अब तो बनाना पड़ेगा। तो लिखो, किसी भी प्लेट का क्षेपण नहीं होता है क्योंकि महाद्वीप पृथ्वी के क्योंकि महाद्वीप पृथ्वी के लाइटेस्ट मटेरियल से निर्मित होते हैं। जिनका कभी विनाश संभव नहीं है। जिनका कभी विनाश संभव नहीं है। लिखो, हालांकि एक महाद्वीपीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट का सीमांत, दूसरे
के नीचे, दूसरे महाद्वीपीय सीमांत के नीचे प्रवेश अवश्य कर सकता है तथा प्रवेश कर क्रस्टल डबलिंग जैसी प्रक्रियाओं को उत्पन्न करता है। जैसी प्रक्रियाओं को उत्पन्न करता है जिसके कारण पठार का निर्माण संभव है, जिसके कारण जैसे तिब्बत का पठार क्रिस्टल डबलिंग का उदाहरण है, तथा दोनों महाद्वीप आपस में फ्यूज कर जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, तथा संलयन का क्षेत्र सुचर जोन कहलाता है, जिसका निर्माण इम्ब्रिकेट थ्रस्ट से होता है। जिसका निर्माण इम्ब्रिकेट थ्रस्ट से होता है। तथा दो महाद्वीप आपस में जुड़कर दो महाद्वीप इम्ब्रिकेट थ्रस्ट लिखो, तथा दो महाद्वीप जुड़कर एक वृहत महाद्वीप का निर्माण करते हैं। एक वृहत महाद्वीप का निर्माण करते हैं तथा इसी प्रकार पैंजिया का भी निर्माण होता है।
लिखो जैसे यूरेशिया के लैंडमास का निर्माण, यूरेशिया के महाद्वीप का निर्माण यूराल के पास क्रमशः यूरोपियन एवं साइनो साइबेरियन, यूरोपियन एवं साइनो साइबेरियन अब एक पैराग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखना है। लिखो परंतु, नेक्स्ट पैराग्राफ, परंतु जैसे यूरोपियन और साइनो साइबेरियन प्लेट मिलकर के जुड़ गया तो क्या बन गया? यूरेशियन लैंडमास बन गया है। ये उदाहरण मैंने आपको लिखवाया। अब लिखना है कि इम्ब्रिकेट थ्रस्ट क्या है हम बताएंगे, हिमालयन और सुचर जोन भी बताएंगे। आज नहीं बताएंगे, आज थोड़ा अभी उसके लिए परिपक्वता नहीं है हमारी। हिमालयन ओरिजिनी में हम लोग बात करेंगे। लिखो कि वास्तव में, पैराग्राफ चेंज करके, वास्तव में कॉन्टिनेंट अभिसरण प्लेट संचरण की अंत्यावस्था है। प्लेट संचरण की अंत्यावस्था है। प्लेट संचरण की अंत्यावस्था है।
प्रथमतः ओशियन अंतर संबंध ही होते हैं जिसमें अभिसरण से आइलैंड आर्क द्वीपीय चाप की उत्पत्ति होती है। देखो, इसको समझने की कोशिश करो बिल्कुल प्रारंभ से। कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस जो आप देखते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे हिमालय का उदाहरण लो तो लगेगा कॉन्टिनेंट टकरा रहा है, भारत का पेनिनसुला टकरा रहा है यूरेशिया के साथ, लेकिन ये प्रारंभिक दशा नहीं थी। प्रारंभिक दशा में भारत का प्लेट नीचे अफ्रीका मेडागास्कर के पास है, मेडागास्कर के पास भारत का पेनिनसुला है, और हिमालय आज जहां पर हिमालय बना हुआ है, गंगा का मैदान है, वहां समुद्र था। कुछ इस तरह से कि पहले क्या होगा यहां पे, तो ओशियन का ही तो टकराव हो रहा है। जो हिमालय आप देख रहे हो वहां पे पहले क्या था, ओशियन का ही टकराव हो रहा था। भारत का प्रायद्वीप देखो इधर बढ़ रहा है, या चलो भारत का उदाहरण छोड़ दो, यूरेशिया का उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे हमने डायग्राम इस साइड से बना दिया है, कोई बात नहीं है। तो मान लो कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट तो यहां नहीं टकरा रहे हैं, ओशियन टकरा रहे हैं। तो क्या हुआ कि पहले एक ओशियन प्लेट का नीचे अवतलन होगा, इसका धीरे धीरे करके विनाश हो जाएगा। और जब ये विनाश हो जाएगा तो यहां क्या बनता है, आइलैंड आर्क्स बनता है। पहले स्टेज में आपने क्या सीखा था, द्वीपीय चाप बनेगा, तो द्वीपीय चाप बन गया। दूसरे स्टेज में क्या होगा कि संपूर्ण ओशियनिक क्रस्ट का विनाश हो गया है, ओशियनिक मार्जिन खत्म हो गया। तो अब ये सामने कौन आ गया, सामने आ गया कॉन्टिनेंट। अब किसका सबडक्शन होगा, क्षेपण होगा, इस ओशियन का, क्योंकि ओशियन प्लेट भारी होता है ना। तो ये देखो इसका अब क्या बन गया, ये अब ये हो गया कॉन्टिनेंट ओशियन। जो पहले ओशियन था वही हो गया कॉन्टिनेंट ओशियन, क्योंकि कॉन्टिनेंट का जो ओशियनिक मार्जिन है इसका पूरा विनाश हो चुका है। तो कॉन्टिनेंट फ्रंट पे आ गया, सीमांत हो गया कॉन्टिनेंट का, और इधर से आ गया अब ओशियनिक क्रस्ट। तो अब इस ओशियनिक क्रस्ट का नीचे की ओर अवतलन शुरू हो जाएगा। अब ये हो गया कॉन्टिनेंट ओशियन, ये तो कॉन्टिनेंट है ही। अब दोनों का अवतलन होगा तो यहां पे क्या बनेगा, इस भाग में बनेगा कॉर्डिलेरा। ये देखो कॉर्डिलेरा बन गया, जो द्वीपीय चाप था इसी कॉर्डिलेरा के अंदर में प्रवेश कर जाएगा। ये द्वीपीय चाप है हमारा, और द्वीपीय चाप ही पुश हो करके ये पूरा कॉर्डिलेरा बन जाएगा। तो दूसरे स्टेज में क्या बनेगा, कॉर्डिलेरन टाइप ओरोजेनेसिस हो जाएगा। तीसरे में आओगे, तीसरा देखो, तीसरा कॉन्टिनेंट हो गया। क्यों भाई, तो ये हमारा कॉन्टिनेंट का ये वाला भाग, अब दूसरी तरफ से भी ओशियनिक क्रस्ट विनाश हो चुका है उसका, तो दोनों तरफ से कॉन्टिनेंट आ गया। अब बीच में कॉर्डिलेरा यहां बना हुआ था, तो यही है हमारा कॉर्डिलेरा, और जो भी सेडिमेंट था वो उठ करके और कुछ श्रृंखला बना दिया। तो 4-5 श्रृंखलाएं यहां बन जाएंगी, और ये जो गर्त है, गर्त बाद में भर जाएगा, अवसाद से ये गर्त भर जाता है। तो यही बन जाएगा फिर, जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन बन जाता है, ये बेसिन बन जाता है, मैदानी भाग लगने लगता है, जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन है, ये तुम्हारा शिवालिक है, ये लेसर है, ये बृहत हिमालय है। तो ये आपको समझना है कि कॉन्टिनेंट जैसा कोई नहीं होता है, बल्कि कहीं भी अगर कॉन्टिनेंट अभिसरण आपको दिखे तो इसका अर्थ यही होगा कि इसके पहले 2 अवस्थाएं और वहां पर हो चुकी हैं।
या कम से कम एक अवस्था तो मिलेगा ही मिलेगा, दोनों ही मिलेगा, ऐसा ही होगा। आशा है आपको ये प्रक्रिया पूरी समझ में आ रही होगी। और कालांतर में क्या होता है देखो, इसी डायग्राम में हम दिखा देंगे, पहले इसको ड्रॉ कर लो। कालांतर में क्या होगा कि सारा माउंटेन का अपर्दन हो जाएगा, ये पूरा क्रस्टल भाग भर जाएगा और ये देखो पूरा सेडिमेंट भर जाएगा। अब ये क्या बन गया, अब ये एक महाद्वीप बन गया और यहां पर दोनों कॉन्टिनेंट आपस में टकरा करके जुड़ गए हैं। यहीं पे सुचर जोन बनेगा। सचर जोन मतलब होता है सिलाई किया हुआ क्षेत्र। दोनों जाकर के ऐसे सिलाई जैसा वहां पे जुड़ जाएगा। क्या होता है सुचर जोन में कि जो हार्ड रॉक है, मान लो इधर हार्ड रॉक है, इधर सॉफ्ट रॉक है, तो हार्ड रॉक सॉफ्ट में घुस गया, इधर का हार्ड रॉक इधर के सॉफ्ट रॉक में घुस गया। तो हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक एक दूसरे में अंदर की ओर ऐसे घुस जाता है, तो लगता है इसे सिलाई किया हुआ है, स्टिचिंग किया हुआ है वहां पे, इसलिए उसको सुचर जोन कहते हैं। तो यहां बनेगा सुचर जोन। ये सारा जो माउंटेन है सबका अपर्दन होकर के मिट्टी चारों तरफ बराबर मात्रा में फैल रही है और अंत में ये पूरा एक कॉन्टिनेंट बन जाता है और प्लेट टेक्टोनिक्स वहीं जाकर के उसका ऑपरेशन खत्म हो जाता है। और इसी तरह से सारा कॉन्टिनेंट आपस में अगर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, पैंजिया का निर्माण हो जाता है। इस डायग्राम को बनाओ, फिर हम पूरे प्लेट टेक्टोनिक को फिर से बताते हैं। पूरी कहानी फिर से सुननी है आपको। डायग्राम बनते ही लिख दो, बन गया। हॉटस्पॉट का एग्जाम्पल है निवेदिता, बहुत सारा। हवाईयन आइलैंड है हॉटस्पॉट पे, पूरा एक हम लोग शॉर्ट नोट लिखवाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सेंट हेलेना, गैलापागोस, आइसलैंड, येलोस्टोन नेशनल पार्क, एजोर्स, पिको, बहुत रियूनियन, बहुत सारा हॉटस्पॉट है। बन गया, ओके, एग्जाम्पल बन गया। तो अब आपको हम समझाते हैं प्लेट टेक्टोनिक की कहानी को। अगर अभी जो 10 मिनट पूरे कंसंट्रेशन से सुनोगे, ये सबसे ज्यादा लाभ देगा आपको। डायग्राम से बताते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, यह है हमारा लिथोस्फेयर, है ना। इस लिथोस्फेयर में यहां मान लेते हैं ये है हमारा यूरेशिया, और ये यूरेशिया का अग्रभाग ये ओशियानिक है, ये कॉन्टिनेंटल है। अब ये जो हमारा यहां पर इस तरह से है, ये क्या है, पैसिफिक प्लेट यहां ऐसे बना हुआ है ना। और प्लेट पूरा ये है, लेकिन पैसिफिक का जो ओशियानिक क्रस्ट है वो ये है, डॉटेड वाला ओशियानिक क्रस्ट मान लेना। इस तरह से पैसिफिक का ओशियानिक क्रस्ट इसमें जा रहा है। और इधर आओगे तो इधर जा रहा है जुआन डी फूका या नाजका, जो आपको लेना है ले लो, एक ही दिखा सकते हैं इस डायग्राम पे। और यहां पर है तुम्हारा ये है तुम्हारा साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, इधर जा रहा है, नाजका इधर आ रहा है, पैसिफिक इधर जा रहा है, यूरेशिया इधर आ रहा है। इसी तरह से तुम देखोगे तो यहां पर ये है तुम्हारा ओशियानिक प्लेट का भाग, और
यहाँ पे ओशियनिक प्लेट का भाग यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इधर कॉन्टिनेंट फिर है, यानी इस भाग को अगर हम देखेंगे तो प्लेट इधर, इस भाग से देखेंगे तो प्लेट इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, और यहाँ से यह है नॉर्थ, सॉरी साउथ अमेरिकन ही बना लेते हैं ना इसको। तो यह हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट। ये डायग्राम कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा देखो ये पूरा सी कॉन्टिनेंटल जो दिख रहा है ना, ये यूरेशियन प्लेट है, इसमें ये आगे का भाग ही निकला हुआ है स्लाइवर, और प्रशांत का प्लेट कहाँ टकरा रहा है, फिर प्रशांत और नाजका इधर और साउथ अमेरिका इधर, साउथ अमेरिका के पीछे वाले भाग में समुद्र लगा हुआ है, ओशियनिक क्रस्ट है। प्लेट की संरचना के आधार पर आप देख रहे हो, यहां देख रहे हो कि ये साउथ अमेरिकन प्लेट इधर आ रहा है, ये प्लेट इधर जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कॉलिजन ऑफ प्लेट। यहां क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस, यानी अपसरण, प्लेटों का अपसरण हो रहा है। यहां पर हो रहा है अभिसरण, प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। यहां पर फिर हो रहा है अपसरण। तो इस तरह से पृथ्वी में प्लेट बने हुए हैं। अब इसका कारण क्या है वो देखो, कारण अगर तुम संवहनीय धाराओं से जोड़ोगे तो यहां से लपट उठ करके यहां ऐसे गिर रही है, यहां से उठ करके संवहनीय धाराएं कुछ इस तरह से बनी हुई हैं, इस तरह से बनी हुई हैं हमारे प्लेटों के अंदर। और संवहनीय धाराएं कैसे प्लेटों के संचरण को जन्म दे रही हैं वो भी आपको समझना है। अगर एक हम कलर पेंसिल यूज कर लें तो शायद और स्पष्ट दिखे आपको। ये जो पूरा भाग है ना, ये एक प्लेट है। ये देखो, ये जो भाग दिख रहा है आपको, पीला वाला जो पूरा दिख रहा है, ये एक प्लेट है। इस तरह से ये प्लेट बना हुआ है। तो प्लेट क्या होता है, कॉन्टिनेंट या ओशियन सब मिलकर के वो प्लेट है। अब यहां देखोगे तो ये तुम्हारा दूसरा प्लेट है। ये दूसरा कलर लेना चाहिए मुझे अगर दिखाना है तो ये अगर देखोगे रेड वाला, तो ये तुम्हारा दूसरा प्लेट है। ये रेड वाला जो दिख रहा है ये दूसरा प्लेट है। इसका ऊपर का रेड भाग जो है ना, ये ओशियनिक क्रस्ट का भाग है। ऐसे हो रहा है ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट ही है, प्लेट का ही भाग है ये। लेकिन जो मैंने रेड कलर किया ये बेसाल्टिक क्रस्ट है। इस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहां पर कॉलिजन होगा, जापान बनेगा। नाजका के पास यहां डाइवर्जेंस हो रहा है, यहां क्या बनेगा, कटक। यहां क्या बनेगा, डाइवर्जेंस हो रहा है, यहां बनेगा कटक। और जो साउथ अमेरिकन प्लेट और यहां जो बन रहा है, यहां क्या बनेगा, पर्वत या कॉर्डिलेरा। लाल वाला नहीं दिख रहा होगा शायद। यहां बन रहा है पर्वत, या इसको ही कहेंगे कॉर्डिलेरा। तो आप देखो कहां पर क्या बन रहा है और किस तरह से प्लेट वास्तव में इंटरेक्शन कर रहा है। संवहनीय धाराओं को जोड़ करके प्लेटों को और प्लेटों के संचरण को, प्लेटों के सीमाओं को एक ही डायग्राम में देखा जा सकता है।
ओके, अब एक डिस्कशन करते हैं, ध्यान से सुनो। ये तो डायग्राम पे हो गया। तुम कल्पना करो कि यूरेशिया का प्लेट पैसिफिक प्लेट से टकरा रहा है। कौन प्लेट नीचे जाएगा? ओशियानिक प्लेट। तो पैसिफिक नीचे चला गया क्योंकि भारी है। अब नीचे भारी होने के कारण जब वो नीचे अवतलन हो रहा है तो उसका क्या होगा? नीचे जाके पिघलेगा। पिघल करके मैग्मा, बेसाल्ट के डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा? कौन सा मैग्मा बनेगा? ग्रेनाइट या एंडीसाइट। वो ब्लास्ट करके और उधर वोल्केनिक आर्क बनाता है। ये सब तो समझ में आ रहा है ना? तो समुद्र में सबसे पहले क्या दिखना शुरू हो जाएगा? जहां पे पानी था वहां पे छोटे छोटे द्वीप दिखने लगते हैं, ज्वालामुखी द्वीप होते हैं वो, और उनकी श्रृंखलाएं जब बन जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं फेस्टून। तो सबसे पहले फेस्टून दिखने लगेगा, और फिर क्या होगा कि जो गर्त बना था, सबडक्शन के कारण जो गर्त बना था, उसमें जो अवसाद थे उसमें वलन, उत्थान, कंप्रेशन, संपीड़न, ये जब होने लगेगा तो एक्रिशनरी प्रिज्म बन के ऊपर उठने लगता है। और एक्रिशनरी प्रिज्म ही बाद में क्या बनेगा? टेक्टोनिक आर्क, विवर्तनिक चाप बन जाता है। तो वल्केनिक आर्क, विवर्तनिक चाप, एक्रिशनरी प्रिज्म सब जब उठ जाएगा तो एक बड़ा सा द्वीप बन जाएगा, है ना? अब बड़ा सा द्वीप बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइलैंड आर्क। समझते रहो बहुत ध्यान से, ये कथा सुन लिया सब पार है। तो बन जाएगा आइलैंड आर्क। जैसे जापान बन गया, जापान एक आइलैंड आर्क है। अब क्या होनी है आगे प्रक्रिया, ये समझो। आगे क्या होना है कि जो पैसिफिक का प्लेट है वो एक दिन धीरे धीरे करके संपूर्णता पूरी तरह जापान के नीचे चला जाएगा, और उसका बेसाल्ट डिफरेंशिएट होकर के ग्रेनाइटिक मैग्मा आते रहेगा बाहर में, और जापान का जो द्वीप समूह है उसकी आकृति बढ़ती चली जाएगी, और जापान एक बड़ा कॉन्टिनेंटल मास बन जाएगा। पैसिफिक ओशियन का विनाश हो जाएगा। समझा? अब जब पैसिफिक का विनाश हो रहा है तब क्या होगा कि जो कॉन्टिनेंटल मास यूरेशिया का है और जो जापान है, ये सब आपस में धीरे धीरे करके, बीच में जो साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, उसमें अवसादीकरण हो ही रहा है, उत्थान उसका हो ही रहा है। तो अंत में वह सागर भी खत्म होकर के वहां पर तेल का बड़ा भंडार मिलेगा, है ना? शैलो सी है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वहां पे बहुत है, तो तेल का बड़ा भंडार आज भी मिलता है, और ये पूरा भाग एक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका क्या कर रहा है? वह भी पैसिफिक ओशियन को खा रहा है ना? उसके नीचे नाज़का और जुआन डी फूका एक दिन विनष्ट हो जाएगा, और वो तेजी से बढ़ रहा है। तो तेजी से बढ़ रहा है तो वह भी पैसिफिक को धीरे धीरे कंज्यूम करना शुरू करेगा। समझते रहो, इसको घबराना नहीं है। और अंत में ये दोनों, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, धीरे धीरे आकर के जापान के पास पहुंच जाएगा, और जापान तो बढ़ ही रहा था, ये सब मिलकर के एक हो जाएगा। देखा? और नीचे से भारत का प्लेट तो आ ही गया है, चिपक गया है आकर के, भारत का सब कॉन्टिनेंट आ गया, चिपक गया, उससे पेनिनसुला चिपक गया, हिमालय बन गया, समुद्र खत्म हो गया बीच से, अफ्रीका आकर के चिपक गया। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि सारे कॉन्टिनेंट फिर उसी दिशा में जा रहे हैं कि एक नए पैंजिया का निर्माण हो, और ये नया पैंजिया इस बार दक्षिणी गोलार्ध में न होकर के उत्तरी गोलार्ध में होगा। और अब देखते हैं कि अगर ये महासागर, ये प्रशांत महासागर खत्म होगा तो आखिर क्या सारे महासागर खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। दक्षिणी सागर का विस्तार हो रहा है, इंडियन ओशियन का विस्तार हुआ, पहले इंडियन ओशियन था ही नहीं। तो नए सागर बन रहे हैं ना? कैसे बन रहे हैं? क्योंकि जो अंटार्कटिका के पास अपसारी सीमा है वहां पे कटक बन रहा है और लगातार बेसाल्ट निकल रहा है। तो अगर अफ्रीका और इंडिया का प्लेट ऊपर की तरफ भागा, महाद्वीप से जाकर महाद्वीप टकराया, तो अपने पीछे क्या बन रहा है? सागर नीतल का प्रसरण हो रहा है और सागर का विस्तार बन रहा है। समझे? यानी एक उधर महाद्वीप अगर जुड़ रहे हैं तो भारत और अफ्रीका के नीचे महासागर का विस्तार होता चला गया।
दक्षिणी सागर बन गए, हिंद महासागर बन गया, भारत और ज्यादा ऊपर भाग गया तो हिंद महासागर बना दिया। अब देखो कि अटलांटिक में चलते हैं, अगर अटलांटिक में ध्यान से देखना, अटलांटिक में कटक के पास, मध्य कटक के पास से अगर यूरेशिया पूर्व भाग गई, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये दोनों पश्चिम भाग गई, और अटलांटिक के मध्य कटक के पास नए भूपर्पटी का, नए ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, बैसाल्ट निर्मित हो रहा है। तो जितना पैसिफिक का विनाश हो रहा है उतना ही अटलांटिक के पास महासागरीय क्या नीतल का निर्माण हो रहा है। यानी जब एक उत्तर में पैंजिया बन जाएगा तो दुनिया में एक ही सागर शेष रह जाएगा, वो क्या रहेगा? अटलांटिक। और अटलांटिक लगातार विस्तार हो रहा है। यूरेशिया को इधर भेज दो, दोनों नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को भेज दो, एक विशाल सागर, तो नॉर्थ अटलांटिक और दक्षिणी सागर ये शेष रह जाएंगे और पुनः पैंजिया का निर्माण होगा। कटक कहां बनता है? अपसारी सीमा पर। वहां और क्या होता है? नए महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण होता है। पर्वत कहां बनता है? अभिसारी सीमा पर। वहां महासागरीय क्रस्ट का विनाश हो रहा है, लेकिन उसके विनाश पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण भी हो रहा है। तो महाद्वीपीय क्रस्ट बन रहे हैं। अब प्लेट टेक्टोनिक के बेसिक टेनेट्स पे जाकर के देखो, ये जो हिमालय पर्वत जिसको आप देख रहे हो ना, ये हिमालय नहीं रहेगा। ये हिमालय कट करके गंगा के मैदान के गर्त को भर चुका है और ये भरेगा, इसको धीरे धीरे करके डेल्टा का क्षेत्र बढ़ाएगा और अंत में हिमालय कट करके नीचे आ जाएगा अरावली की तरह। और अराव जहां पे जिस तरह से अरावली का आज छोटा छोटा हिल्स मिलता है, वैसे ही हिमालय की जगह मिलेगा। ये हम लोग अपर्दन चक्र में पढ़ेंगे। कितना सुंदर भूआकृति विज्ञान लिंक्ड है, कितना बढ़िया संरचना बनाया है सिलेबस बनाने वालों ने। सलाम करने का मन करता है उनको। कैसे, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं जो कि हर टॉपिक को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हिमालय की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक है, तो अगला टॉपिक देखो माउंटेन बिल्डिंग लिखा हुआ है। पहले ज्वालामुखी नहीं लिखा है, माउंटेन बिल्डिंग। रिसेंट थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग ऐसे लिखा था। फिर आगे देखोगे तो वल्केनिसिटी और सिस्मिसिटी, ज्वालामुखीयता, और ये सब धीरे धीरे करके पढ़ना है आपको। आशा है आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। अंत में पैंजिया का निर्माण कैसे होता है ये मैंने पढ़ा दिया। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण कैसे होता है मैंने पढ़ा दिया। महासागरीय क्रस्ट कैसे बनते हैं ये भी मैंने पढ़ा दिया। ऑरिजिन ऑफ क्रस्ट अगर प्रश्न पूछेगा तो उसमें दो सीमाओं की बात करनी होगी। कौन सी सीमा? वहीं पे क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, अपसारी अभिसारी। तो महाद्वीपीय क्रस्ट कैसे बनता है, महाद्वीपीय क्रस्ट क्यों ग्रेनाइट का बना हुआ है, मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि बैसाल्ट के पिघलने से डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ग्रेनाइट का बना हुआ है। महासागरीय क्रस्ट बैसाल्ट का क्यों बना हुआ है? क्योंकि पेरिडोटाइटिक मटेरियल जो कि दुर्बलता मंडल में है, उसके डिफरेंशिएशन से जो बाहर निकल रहा है वो बैसाल्ट है। बोवेन्स रिएक्शन सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं हम लोग पढ़े होते तो इतनी संरचनाएं समझ में नहीं आ रही होती। संवहनीय धाराओं का क्या प्रारूप है, कैसे वो कार्य कर रही हैं, इन सबको रिलेट करना है प्लेट मूवमेंट से। कहीं पर अगर प्लेट बहुत बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, संवहनीय धाराओं की जो लपटें हैं वो विशाल है ना। और जो प्लेट जितना बड़ा साइज का होगा उसकी गति उतनी ही कम होगी। इंडियन प्लेट फास्ट भाग रहा है, गति कम है, गति ज्यादा है, छोटा प्लेट है। तो कटक का निर्माण कैसे होता है ये भी आपको पता है। बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल फिर नए क्लास के साथ। 11 बज गया लगता है, मेड भी आ गई है हमारी। एक बड़ा महासागर बनेगा, बिल्कुल।
थैंक यू, टेक केयर।